तो ये क्षेत्र हो गए और ऐसी रेखाएं बीज हो गए। हमारा प्रयत्न उसके साथ जुड़ना चाहिए, सब फल मिलेगा। ये रेखा यूं ही चलने से उन्नति नहीं, इसी रेखा में कभी कभी क्या हो जाता है, एक शाखा लग जाती है। इसको शाखा रेखा बोलते हैं, फ्रॉक बोलते हैं इसको। यानी ये फल व्यक्ति प्रयत्नशील है, सफल होने वाला है, द्विगुणीकृत लाभ होगा, कह सकता है एक शास्त्रज्ञ। समझो कि एक तीसरी रेखा भी आ गई इसमें, तो त्रिगुणीकृत फल। ये तीसरी रेखा यहां पे आ सकती है या ऊर्ध्व रेखा के बीच में भी आ सकती है। कभी कभी इसको त्रिशूल रेखा भी कह बैठते हैं हमारे शास्त्रज्ञ, चाहे उसका आकार कैसा भी क्यों न हो। अगर ऐसी रेखा हो तो शाखा वाली रेखा, त्रिशूल रेखा, एक पाई यानी एक शाखा, दूसरी शाखा, त्रिगुणात्मक फल मिलेगा। क्या केवल ऊर्ध्व रेखाओं में, ये अधो रेखा में ये फल नहीं देगा? हाँ, अधो रेखा में भी यही फल रहेंगे। अधो रेखा में, अगर इस रेखा में यहां एक रेखा आ गई, शाखा वाली रेखा, तो कष्ट ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शांति के साथ काम लेना चाहिए। इसलिए ये रेखा क्या करेगी? कष्ट देगी, नष्ट नहीं करेगी। बस उतना ही अंतर। अगर प्रयत्नशील नहीं रहेंगे, शांति से काम नहीं लेंगे, तो नष्ट द्विगुणीकृत, बिल्कुल ही ढीला पड़ जाएंगे, त्रिगुणीकृत नष्ट। भाई एक हो तो यानी एक शाखा हो तो द्विगुणीकृत, दो शाखाएं हो तो त्रिगुणीकृत फल। अरे वो और एक शाखा भी आ गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्या 11 गुना बता सकते हैं हम? बिल्कुल बेकार वर्ण नहीं है। इनको बोलते कंटक रेखा। अति सर्वत्र वर्धये, 1, 2, 3, बस है, 3 से ज्यादा नहीं। हमारे प्राचीन शास्त्रज्ञों ने भी कुछ चिन्हों के बारे में बताया। कमल का चिन्ह मेरे हाथ में है, स्वस्तिक चिन्ह है, ओम चिन्ह है, कुंभाकार का चिन्ह है, तराजू चिन्ह है, पालकी का चिन्ह है। इस प्रकार के बहुत सारे चिन्ह बोलते हैं। मगर इन चिन्हों के बारे में पाश्चात्य लोग स्वीकार नहीं करते। क्यों? वो केवल कल्पना की रेखा है। उनका कहना है, समझो कि बादल चल रहे हैं ऊपर, नाना प्रकार के आकार में आ जाएंगे। बादल चलते चलते हाथी का रूप धारण करेगा। क्या वो हाथी है? नहीं। कभी कभी भागते हुए, सरपट भागते हुए घोड़े के सवार दिखाई पड़ता है। क्या घोड़ा है वो? नहीं। कभी इस प्रकार के नाना प्रकार के आकार दिखाई पड़ते हैं। कल्पना की रेखाएं मानकर प्राचीन हमारे शास्त्र को नकार करते, उसको स्वीकार नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि रेखाओं के संगम से, इक्के दुक्के रेखाओं के संगम से जो चिन्ह बनते हैं वे ही चिन्ह, यानी एक 3 रेखाएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर ये त्रिभुज है, हाँ, इसको स्वीकार करते हैं, ये त्रिभुज। इसको गोबराकार चिन्ह नहीं बोलते हैं वे लोग, त्रिभुज चिन्ह बोलते हैं। इसका त्रिगुणात्मक भविष्य है, इसके लिए त्रिगुणात्मक फल मिलेगा ऐसा। मगर उनका और एक कथन है कि बाकी बहुत सारी रेखाएं बनकर अपने आप बीच में ऐसे त्रिगुण चिन्ह दिखाई पड़े, ट्रायंगल दिखाई पड़े, वो ट्रायंगल नहीं हो सकता। समझो कि एक वाली रेखा इधर चल रही है और उसका खंडन कैसा हुआ है, ये त्रिभुज नहीं हो सकता है। फिर त्रिभुज उसको कहेंगे हम, स्वतंत्र रूप से 3 रेखाएं मिलकर उनके संगम से अगर त्रिभुज बन जाए तो उसका ही फल त्रिगुणात्मक रहेगा। भाई
भाग्य रेखा है उदाहरण के तौर पर, यहां से इधर चलती है, ये वाली एक रेखा है, इसको लंबी रेखा बनाई, ये यहां से एक एंगल, यहां से एक एंगल। हाँ, पाश्चात्य लोग भी स्वीकार करते हैं, एक प्रधान रेखा को, एक प्रधान चिन्ह को प्रधान बना लेकर दो शाखाएं उससे मिलकर अगर त्रिगुण का रूप बनता है तो उसको त्रिभुज मानते हैं। तो यानी उसका फल द्विगुणीकृत ही होता है, त्रिगुणात्मक नहीं। अगर स्वतंत्र रूप से ऐसा चिन्ह यहां दिखाई पड़े, बराबर कहते हैं कि इस चिन्ह का फल त्रिगुणात्मक होता है। तो रेखाएं रहना ही नहीं, चिन्ह रहना ही नहीं, स्वतंत्र रहना चाहिए। उन पर जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, कैसी वृद्धि हो रही है, किस प्रकार घट रहा है, क्या नष्ट होने वाला है, क्या कष्ट होने वाला है, किस प्रकार की प्रगति होगी, किस प्रकार के उज्जवल भविष्य को देख सकता है, यह सब चिन्हों के रूप में, चित्रों के रूप में, रेखा चित्रों के बारे के तरह से हमारे हाथ में एक चित्र बनता है। जैसे कि ग्राफ में हमें चलता है, ग्राफ जैसा दिखाई पड़ता है। आईने में देखकर हम अपनी सूरत को जिस प्रकार देखकर संतुष्ट होते हैं, रेखाओं को हथेली के पर्दे पर यानी यवनिका पर देखकर उतने संतुष्ट हो सकते। अपने हाथ को आप पढ़ ले सकते हैं, मगर शास्त्र ज्ञान की जरूरत। एक बार पढ़ने से शास्त्र ज्ञान नहीं आता, 4-5 बार पढ़िए, उसके प्रति अवगहन अच्छी तरह से कर लीजिए। जरा उसका अच्छा अध्ययन ही नहीं, अवगहन भी होना। अवगहन से फायदा नहीं, अभ्यास भी करना। अध्ययन, अवगहन, अभ्यास मात्र कोई बस नहीं है, अनुभव भी बढ़ा लेना चाहिए। इन चारों के संगम से हर किसी फल को यू डिस्कार्ड कर सकते हैं, जैसे चाहे वो बोल सकते हैं वो सही होकर रहेगा, ये भविष्य में सही होकर रहेगा, तभी उसका फल नहीं बता सकते हैं कि 9 महीने के बाद ये लाभ आपको होने वाला है। अभी बताना, अभी कौन बता, ये फिजिकल साइंस नहीं है, ये भविष्य में सत्य ठहरने वाला एक यानी भविष्यवाणी के रूप में इसका फल निकल जाएगा। यानी अतीन्द्रिय शक्ति से संबंधित ज्ञान को इस शास्त्र के अंतर्गत, इस ज्ञान को हम देख सकते हैं। और उसके बारे में सभी चिन्हों के जानने के बाद, सभी रेखाओं को जानने के बाद, किस प्रकार पढ़ना, किस रेखा का वर्णन किस प्रकार करना, रनिंग कमेंट्री कैसे करते रहना, इसके बारे में मैं आपको बोलते चलूंगा। चिन्ह के विभाग में चिन्ह संपत्ति, चिन्ह धन के बारे में बताते हुए बताया गया कि ऊर्ध्व रेखाएं होती है, शाखा रेखाएं होती हैं, 3 शाखा वाली रेखा होती है, स्थायी ऐसे ही ऊर्ध्व रेखा, यानी ये पर्वतों के नीचे आते हैं, यानी ग्रह पर्वत, यहाँ एक ऊर्ध्व रेखा आ सकती है, यहाँ एक ऊर्ध्व रेखा, शाखा रेखा भी हो सकती है, यहाँ ऊर्ध्व रेखा, शाखा, 3 पाई वाली रेखा, या बीच से यू आने वाली त्रिशूल रेखा। इस प्रकार ऊर्ध्व रेखा प्रगति का चिन्ह है, और 2 पाई लग जाए, शाखाएं आ जाए तो समझे कि द्विगुणीकृत प्रगति है। अगर 3 शाखाएं होती है, त्रिगुणात्मक प्रगति है, यानी उनकी स्थिति पर ये रेखाएं ले जाती हैं। कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं सिर्फ एक ही रेखा, ऊर्ध्व रेखाएं प्रारंभ में जरा मोटी होती हैं और अंगुलियों की ओर चलती है। अगर यही रेखाएं ऊपर जरा घट रहकर बड़ी होकर नीचे की ओर कंकण रेखाओं की ओर आती है तो उसे कहते हैं आधो रेखाएं। ये वाली रेखा
अधोरेखा कहते हैं। इसमें अगर कोई शाखा आ जाए द्विगुणीकृत पतन, अगर 3 शाखाएं आ जाए तो समझिए कि त्रिगुणीकृत नष्ट होने वाला है। बस उस वक्त के बता सकते के शास्त्र के अनुसार अगर 3 से बढ़कर ऐसी रेखाएं हो, 4, 5 शाखाएं आती हो, उनको कंटक रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार वर्णन कीजिए, जैसे कि एक प्रकार की अभिवृद्धि पाए लगे तो द्विगुणीकृत, और एक पाए लग जाए तो त्रिगुणीकृत अभिवृद्धि। उसी प्रकार 10 अगर शाखाएं हो जाए, चौथा गुण, 5वां, 6वां, ऐसा कहने का अधिकार हमें नहीं। कल्पना कीजिए, मगर उतने उत्साह के साथ कल्पना। भाई लव कुश के पिता का नाम क्या है? राम है, ठीक है। राम के पिताजी का नाम क्या है? दशरथ है, ठीक है। बस उसके बारे में अगर आगे नहीं जानते हैं तो चुप रहिए। उसका नाम दशरथ था, उसके पिता का नाम 11 रथ, उनके पिता का नाम 12 रथ, 13 रथ, 14 रथ, ऐसा बोलना कल्पना ही नहीं कही जाती है, वो शास्त्र के विरुद्ध कहना होता है। शास्त्र के अनुसार ही कहना है, न कि कल्पना की आवश्यकता। कविता लिखने में हमारी इच्छा होती है, किंतु शास्त्र हमारी इच्छा पर नहीं चलता है, किंतु शास्त्र के अनुसार ही हमें चलना है। अगर ऐसी बहुत सारी शाखाएं हो तो उनको कहते हैं संकट रेखाएं। ये 2 पाए वाले, 3 पाए वाले ऊर्ध्व रेखाएं, रेखाओं के ऊपर भी आ सकती हैं। बुद्धि रेखा है, यहां पर भी आ सकती है। हृदय रेखा है, इस पर भी चढ़ सकती है। नाना प्रकार रूप से ये चढ़ सकती है। उस हद तक हम वर्णन कर सकते हैं। उनको कहते हैं ऊर्ध्व रेखा, शाखा वाली रेखा। 3 शाखाएं, 3 से अधिक हो तब कंटक रेखा। कभी कभी मित्र 2 खड़ी रेखाएं, 2 ऊर्ध्व रेखाएं समांतर रूप से चलते हैं। इस प्रकार समझिए, एक व्यक्ति की आयु जिस तरह से बढ़ती चलती है, उस रास्ते में उनकी प्रगति हो रही है। क्यों? ऊर्ध्व रेखा है। किस रेखा पर? जीवन रेखा पर, या गुरु स्थान पर एक लंबी रेखा दिखाई पड़ी तो कहिए वो ऊर्ध्व रेखा है और उसकी प्रगति हो रही है, गौरव बढ़ रहा है। उसके बाजू में लगभग लगकर साथ ही साथ 2 रेखाएं दिखाई पड़े, उन रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं, एक साथ चलते हैं। अगर उस प्रगति में किसी प्रकार के आतंक आ जाए तो उसकी सहायता करने के लिए ये रेखा दूसरी शाखा के रूप में काम करेगी और दूसरी रेखा के रूप में काम करेगी, कहीं गिरने नहीं देगी, यानी अत्यंत सहायक कार्य है। कभी कभी क्या होता, ये ऊर्ध्व रेखा है, ये चल रही है ऊपर, ठीक है, इधर एक चल रही है, यहां धरा टूटकर यूं चल रही है, यहां बाजू में एक छोटी सी रेखा दिखाई पड़ती है, ये भी सहायकारी रेखा है। मगर इस रेखा और इस रेखा में क्या अंतर है? ये रेखा समांतर रेखा है, एक बराबर प्रगति का चिन्ह है, प्रगति का लक्षण है। प्रगति के लक्षण में कुछ मंदता, मंद होना दिखाई पड़ा तो ये रेखा संभाल लेगी। यहां देखिएगा, ये रेखा है मगर बीच में टूटी है, यानी वहां आतंक, आपत्ति, विपत्ति, रुकावट की बात है। वहां पर केवल वहां के हद तक ही सहायता करने के लिए उसके पार्श्व भाग में जो छोटी सी ऊर्ध्व रेखा है वो सहायकारी लिंक कर देता है, वहां उसकी सहायता करता है।
फिर निभाने के बाद फिर अपनी प्रगति आप उनकी सहायता बन। ऐसी ऐसे रेखाओं को कहते हैं सहायकारी रेखाएं। ऊर्ध्व रेखाएं, शाखा की रेखाएं, दो दो रेखाएं चलती हैं समान रूप से, वैसी रेखाएं, बीच में कहीं टूट जाए, बाजू में एक छोटी सी रेखा हो जाए तो सहायता करने वाली रेखा है वो, इस प्रकार रहती है। बहुत सारी शाखाएं हो तो कंटक रेखा है। और देखिएगा एक रेखा में बहुत सारी शाखाएं एक साथ एक स्थान पर जुटी रहती हैं, ये प्रधान रेखाओं पर दिखाई पड़ती है। देखिएगा ये है जीवन रेखा, ये जीवन रेखा के ऊपर इधर यूं दिखाई पड़ती है, यानी एक साथ बहुत सारी शाखाएं, और नीचे भी कभी कभी यूं दिखाई पड़ती है। एक प्रगति की रेखाएं नहीं मित्रों, ये है गोपुच्छ रेखा। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर ये रेखाएं यहां पर हैं तो बचपन में कठिनाइयों का सामना करना, अगर ये रेखाएं रेखा के अंत में केतु भाग में ऐसी रेखाएं दिखाई पड़े, वार्धक्य में, वृद्धाप्य में, बुढ़ापे में, जब शक्ति नहीं रहती, न बच्चे सहायता करते, न पत्नी साथ ठहरी रहती है, शरीर अनुकूल नहीं रहता, घट गया, आयु ढलती जा रही है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करेगा। न धन की सहायता है, न पुत्र की सहायता है, न बल की सहायता है, न पत्नी की सहायता है, न बंधु बांधवों की सहायता है, न मित्रों की सहायता है। हर किसी ओर से प्रगति के मार्ग बंद हो जाते हैं, इसलिए कष्टों को झेलना पड़ता है। ऐसे एक साथ मिली हुई एक दिशा पर चलने वाली बहुत सारी शाखाओं के रेखाओं के गुच्छ को हम गोपुच्छ रेखा कहते हैं। गो के दुम, गाय के दुम में पुच्छ में जितने बाल होते हैं ना, वो बालों के समान, उन बालों के समान दिखाई पड़ती हैं ये रेखाएं। और कुछ रेखाएं एक पतले समझे जैसे खोपड़ी का यूं चलती है, ऊपर की ओर ही चलती हैं। कहते हैं कुछ लोग मतांतर में, हाँ ये भी प्रगति के चिन्ह है, ये प्रगति की रेखा है, मगर मंद प्रगति। थोड़ी सी प्रगति होती रुक जाती, फिर थोड़ी सी प्रगति रुक जाती, और थोड़ी सी प्रगति रुक जाती। रुक रुक कर बढ़ने वाली जो प्रगति होती है, उनका निशान, उनका चिन्ह, उनका संकेत ऐसी रेखाएं दिखाई पड़ती है। इनको पत्र रेखाएं कहते हैं। कुछ जैसे कि पत्ते बाजू बाजू में आ जाते हैं, वैसे लंबे पत्ते समझे, ऐसी रेखाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। और कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं, बस ऐसी रेखाएं केवल ऊर्ध्व रेखा में ही नहीं मित्रों, अधो रेखा में भी दिखाई पड़ सकती हैं। जिस प्रकार प्रगति के बारे में इनका कथन है, वैसा ही हूबहू जो का त्यों, यानी गिरने की ओर बताइएगा, पतन की दिशा में बताइएगा, कठिनाइयों के सामने के बारे में बताइएगा। और ये रेखा, ये पतन की कंटक रेखा, बड़े बड़े पत्ते वाले धीरे धीरे पतन का निशान है ये। और ये रेखे, ये भी स्थायी रेखा है, निरंतर कष्टों को झेलने वाला, यानी नीचे की ओर कंकण रेखाओं की ओर ये रेखा चलती है। ये की रेखा रहती है इधर, इसको ऊर्ध्व रेखा में समझिए, कंकण की ओर चल रही, इसलिए निरंतर कष्टों को झेलना। किस प्रकार के कष्टों को झेलना? ये शुक्र ग्रह है, भोगभाग्य का ग्रह है, भोग भाग्य प्राप्त करने में निरंतर उनके आतंक होते हैं, आपत्तियां होती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार का कथन होना चाहिए जब हम सामुद्रिक शास्त्र का प्रवचन करते समय जातकों को। मगर अभय भाषा में बताइए, पतन रेखाओं के लिए, अधम रेखाओं के लिए, निम्न रेखाओं के लिए,
कंटक रेखाओं के लिए शांति प्रदान करने वाले रेमेडीज भी हैं, उन रेमेडीज को बताइए। जो व्यक्ति अपने जातक लक्षण को पूछने के लिए आपके सामने आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाता है, उनको काफी धैर्य दीजिए। अभय भाषा में बताइए कि ये प्रदक्षिणाएं कीजिएगा, ये पूजा बनाइएगा, इस प्रकार की चर्या कीजिएगा, आपकी प्रगति होगी, नष्ट तो नहीं होगा, मामूली छोटे छोटे से कष्ट होंगे। जरा उनको धैर्य आए, उसमें धैर्य भरिए, डराइए मत। अगर डराएंगे, डराने वाले अगर आप हैं तो ज्योतिष बताना भी बेकार है। उनको काफी धैर्य देने की आवश्यकता है। हाँ, होते हैं कठिनाइयां, क्यों नहीं, बिना गिरे चलते हैं थोड़े लोग, गिरते लोग ही चलते भी हैं। इसलिए जो कठिनाइयों को झेलते हैं, सुख का स्वाद देखने की इच्छा उसमें होती है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रबंध कर लेते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। उसके लिए काफी पूजाएं हैं हमारे धार्मिक रूप से, तो उन सभी को बताइए और उस व्यक्ति में धैर्य जरूर आ जाए।